यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हम क्या क्या पढ़ के आए हैं, तो अभी तक हमने पढ़ा है व्हाट इज़ बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको पहले बताया था कि हाउ वी कम टू नो दैट करंट इज क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, दैट इज बाय ओएस्टेड experiment, and after the ओएस्टेड experiment we explained how बायो-सावर्ट explained how to find magnetic field due to a small length element dl। ठीक है, dl की वजह से, किसी स्मॉल dl एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया था कि किसी लॉन्ग कोई फाइनाइट कंडक्टर हो, तो फाइनाइट कंडक्टर के कारण किसी उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, कोई परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है, तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या आती है। और उसी को फिर हमने इलेबोरेट कर दिया था केसेस के टर्म्स में। हमने उसमें पढ़ा था कि इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है। ठीक है, किसी भी पॉइंट P पर, वो फाइंड आउट किया था। उसके बाद हमने कल क्या फाइंड आउट किया था कि एक उसके पहले एक और हमने फाइंड आउट किया था, क्या था कि एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये भी हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये सब हमने किससे फाइंड आउट किया था, यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, कल हमने एक इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ा था, दैट वाज एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या पढ़ा था? एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज एनालॉगस टू गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ऐसा ही एक लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ। उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के जैसा ही एम्पियर सर्किटल लॉ है, कहाँ पर? मैग्नेटिज्म में। ठीक है, क्या था एम्पियर सर्किटल लॉ? तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ वाज द लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल को ही हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन के अलोंग इंटीग्रल है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ। ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर एक सर्कल क्यों बनाया कि हम क्लोज्ड पाथ की बात करेंगे। गॉस लॉ में भी हम क्लोज्ड सरफेस लेते थे। ठीक, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल है इसलिए पाथ लेंगे। ठीक, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इन द लूप। ठीक, तो ये जो आपको दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल बता रहा है? म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल। ठीक, इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम? इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम अलग अलग तरह के, या जहाँ पर सिमेट्री होती है, ठीक है, जो ऐसे हमारे एरियाज़ हैं, या जैसे सोलिनॉइड हम पढ़ेंगे, टॉरॉइड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें सिमेट्री होती है, और इनमें सिमेट्री होती है इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना आसान होता है, इसलिए हम इस टाइप के जो फिगर्स होंगे, या यूँ कह लीजिए कि सोलिनॉइड है, टॉरॉइड है, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम किसकी वजह से कैसे निकालेंगे? यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक, तो बेसिकली मैं यूँ कह सकती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड, ये हम पढ़ने किस पार्ट में पढ़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या पढ़ रहे हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशंस। ठीक है, मैं आपको केवल एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके नोट्स इस पूरे चैप्टर के मैं आपको 1 बाय 1 आज सारे भेज दूँगी आपको। ठीक है, जैसे ही इस क्लास के बाद तो नहीं, 11 o'clock के आसपास आपको मिलेंगे नोट्स। ठीक है, तो आई होप चलें आगे, इसके आगे। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, पीछे का रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, चलें आगे। देखिए, पहली बात तो वी आर टॉकिंग अबाउट सोलिनॉइड। सो व्हाट इज़ अ सोलिनॉइड? ठीक है, सोलिनॉइड होता क्या है? तो सोलिनॉइड कुछ भी नहीं, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं और उसके ऊपर किसी वायर को वाउंड अप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वायर को वाउंड अप, यानी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरह का।
मान लीजिए ये हमने क्या ले लिया, ये एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग रॉड ले ली, ठीक। और इस रॉड के ऊपर हम क्या कर दें, वायर को वाउंड अप कर दें कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया, वायर को वाउंड अप, ठीक। यहाँ से ये एंड और यहाँ से ये सेकेंड एंड, ठीक। एक सिंगल वायर लिया, वायर को ओपन नहीं करना है, यानी इंसुलेटेड वायर ही होना चाहिए, ठीक है। एक सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल और या इंसुलेटर रॉड, और उसके ऊपर हमने वाउंड अप कर दिए क्या, वायर्स, ठीक है। वायर को बहुत ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक वाउंड किया है, नहीं, एक लेयर, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लेयर, अगली लेयर, अगली लेयर, इस तरह से एक हमने असेंबली बना दी किसकी, वायर को इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर दे दिया, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सॉलिनॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह की सर्कल्स बनेंगे, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है तो इस तरह का सर्कल्स बनेंगे, ठीक। ये जो सर्कल बन रहे हैं, इनके कारण इनमें अगर एक वायर है तो वायर के अंदर अगर मैं करंट फ्लो करा दूँ, यहाँ से क्या करा दें, करंट फ्लो करा दें इसमें, ठीक है। करंट फ्लो कैसे कराएं, तो इसको कनेक्ट कर दो एक बैटरी से और एक की लगा दीजिए, ठीक। एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, 20 वोल्ट की बैटरी है, की है, और इससे कनेक्ट कर दो तो इसमें वायर में क्या होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा, ठीक। अब करंट फ्लो होगा तो करंट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक। एक वर्ड और यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर हम कह रहे हैं लॉन्ग सॉलिनॉइड, ठीक है। ये कुछ अजम्पशंस है जो हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग सॉलिनॉइड का मतलब ये है कि जब भी हम लॉन्ग सॉलिनॉइड बोल रहे हैं, इसका मतलब उस सॉलिनॉइड की जो ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, दिस एल लेंथ, ठीक, दिस एल लेंथ इज मच ग्रेटर दैन द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर टर्न। ये जो सर्कुलर टर्न है, इस सर्कुलर टर्न की रेडियस के कंपेयर्ड इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है। इसलिए लॉन्ग सॉलिनॉइड में हम क्या मानकर चलेंगे कि उसकी रेडियस बहुत स्मॉल है, यानी आप यूँ मान लीजिए कि ये एक आपका इंसुलेटिंग मटेरियल और आपने इस पर वाउंड अप कर दिया किसी भी वायर को, तो इस पर वाउंड अप कर दिया तो रेडियस तो स्मॉल हो गई, और ये लेंथ जो है, इस लेंथ के कंपेयर्ड ये रेडियस तो स्मॉल ही दिख रही है। अब अगर लेंथ इतनी बड़ी हो गई तो इस इतनी लेंथ की, ये तो 10 सेंटीमीटर के लगभग हो गया, और ये रेडियस 0.5 सेंटीमीटर मुश्किल से होगी, ठीक है। तो इस तरह के सॉलिनॉइड की हम यहाँ पर बात करेंगे जिसकी रेडियस मच स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। और लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड का मतलब कि ये इस तरह से लंबाई में कितना है, समझ में आई बात। तो सॉलिनॉइड क्या है, पहली बात तो सॉलिनॉइड एक वायर को हम किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर हेलिकल स्ट्रक्चर देते हुए वाउंड अप कर दें तो वो जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा वही क्या है, सॉलिनॉइड, ठीक। अब इस सॉलिनॉइड के अक्रॉस हमने अगर करंट फ्लो करा दिया, ठीक, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, नो डाउट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कई जगह आपको ये विदाउट एम्पियर सर्किटल लॉ भी डिराइव मिलेगा, बट बोर्ड में आपके जो आने वाला है अकॉर्डिंग टू सिलेबस इट इज़ हाउ टू डिराइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सॉलिनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। आपको एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करके इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो इसमें लिख देते हैं, कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड। व्हाट डू वी डू, लेट अस कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट solenoid having, I must write solenoid of length L, having small n turns per unit length। ध्यान देना ये बात यहाँ पर, ठीक, स्मॉल एन टर्न्स पर यूनिट
length and carrying current I and carrying current I। ठीक है, मान लीजिए ये एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में इसकी लेंथ है L, इसके क्रॉस पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक टर्न और ये दूसरे टर्न के बीच बहुत डिस्टेंस दिख रहा है। एक्चुअल में सोलेनॉइड का मतलब कि एक टर्न और उससे जस्ट लगते हुए दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न। जैसे आपने रियोस्टेट अगर देखा है तो उसके ऊपर जो वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, वो वाइंडिंग्स किस तरह की होती हैं, हेलिकल वाइंडिंग्स होती हैं, और उसके अक्रॉस अगर आप करंट फ्लो करा दो तो वही क्या बन जाएगा, एक सोलेनॉइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका आई करंट जो कि इस सोलेनॉइड के अक्रॉस फ्लो हो रहा है। ठीक, इस सोलेनॉइड की कंप्लीट लेंथ है L, पर यूनिट लेंथ में यानी 1 यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट इज स्मॉल n। सो व्हाट इज स्मॉल n? दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड, how do we write? Let us find magnetic field at point P inside the solenoid, inside the solenoid। क्या है कि मान लीजिए कोई P पॉइंट यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ इस जगह पर क्या है, दिस इज पॉइंट P। ठीक, ये पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये पॉइंट P जो है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे जो कि कहाँ लाई कर रहा है, इस सोलेनॉइड के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, सो लेट अस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द सोलेनॉइड। और P पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या बनानी पड़ेगी, यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप बनानी पड़ेगी। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एम्पेरियन लूप बनाते हैं। ठीक, इसको मैं यहाँ से रेज करती हूँ, यहाँ लिखते हैं लेंथ इज L एंड एम्पेरियन लूप हमने कैसे बनानी है, इस P पॉइंट को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन में जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था उस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए हमने एक सर्कुलर एम्पेरियन लूप बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप बना लेते हैं। क्या, एक रेक्टेंगुलर एम्पेरियन लूप हमने बना ली। इसको मैं थोड़ा सा, ये एम्पेरियन लूप हमने बना दी। ठीक, दिस इज A पॉइंट ऑफ लूप, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट एंड दिस इज D पॉइंट। ठीक है, ये एम्पेरियन लूप है और ये हमने मानी है कि ये लूप हमने अपने अकॉर्डिंग बनाई है। जैसे गॉस लॉ में हम गॉसियन सरफेस बनाते थे, वैसे ही हमने ABCD एक एम्पेरियन क्लोज्ड लूप बनाई है विच इज इंक्लूडिंग द पॉइंट P एट विच वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड करते हुए एक एम्पेरियन क्लोज्ड पाथ या एम्पेरियन लूप हमने कंसिडर किया। सो लेट अस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द सोलेनॉइड। लेट अस मेक एन एम्पेरियन लूप और अ क्लोज्ड लूप, इसको लिखिए, मेक अ क्लोज्ड लूप ABCD। ठीक, हमने क्या किया, हमने एक क्लोज्ड लूप ABCD बनाई टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ ओवर हियर। यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के लिए हमने एक क्लोज्ड लूप बना ली ABCD, जिसका जो कि P पॉइंट को क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलते हैं आगे। ये तो केवल थियरी वाला पार्ट हुआ। चलें आगे, चलिए।
ये तो आपकी थियरी वाली पार्ट कि आपको लिखना क्या है, अब आपका डेरिवेशन। ठीक है, देखिए नाउ L length of solenoid, L length of solenoid has number of turns। देखो अब हमने इस पूरे जो सोलेनॉइड है इस पूरे की लेंथ तो मान लीजिए L, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो हमने एम्पेरियन लूप मानी है, इस एम्पेरियन लूप की लेंथ हम मान लेते हैं L। एक मिनट, ये एम्पेरियन लूप एक्चुअल में पूरे सोलेनॉइड को करनी चाहिए। एक मिनट, इसको वापस बनाते हैं फिगर को हम कुछ ऐसे। ठीक है, इस तरह से भी सोलेनॉइड को शो किया जाता है। और अब हम इस कंप्लीट लेंथ के लिए, L लेंथ के लिए क्या करेंगे, इस सोलेनॉइड के अंदर बीच में कोई पॉइंट है यहाँ कहीं P, ठीक, तो इस P पॉइंट को कंसिडर करते हुए L लेंथ, कंप्लीट लेंथ का एक एम्पेरियन लूप बनाएंगे। ठीक, तो ये बना दी हमने एम्पेरियन लूप। ठीक, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, कंप्लीट लेंथ कितनी है, जितनी लेंथ का सोलेनॉइड है उतनी ही लेंथ की हमने क्या बना ली, एम्पेरियन लूप, ताकि हम हर टर्न को इंक्लूड कर सकें। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकें। तो L लेंथ के जो सोलेनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, तो N क्या था, N था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि भाई यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स आ रहे हैं वो था। अगर यूनिट लेंथ में 5 टर्न्स आ रहे हैं तो ये कंप्लीट लेंथ अगर L है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 5 × L। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर हमने शुरू में मेंशन किया है ना कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, स्मॉल n, और ये अगर स्मॉल n है तो L लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय L, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो n × L क्या हो गया, n × L इज द n into L is the number of turns in total number of turns in length L of this solenoid। इस solenoid की L लेंथ में टोटल टर्न्स कितने आ गए, जो कि घूम घूम के आ रहे हैं वापस, वो नंबर ऑफ टर्न्स हो गए आपके N। ठीक है, कितने हो गए, N। ठीक, अब एक बात बताओ कि यहाँ पर करंट कितना जाएगा, तो यहाँ से तो I करंट ही जा रहा है। कितना करंट जा रहा है, I करंट ही जा रहा है। ठीक, लेकिन ये I करंट इस सोलेनॉइड के अंदर हमारी एम्पेरियन लूप में कितने बार घूम रहा है, जितने टर्न्स है उतने बार घूमेगा। भाई पहला टर्न आया तो पहली बार में I करंट घूम गया, दूसरी बार में आया, दूसरी बार में फिर I करंट घूम गया। इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे उतनी बार करंट इस एम्पेरियन लूप के थ्रू आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ऐसा होगा। ठीक, तो एवरी टाइम, क्योंकि हमने एम्पेरियन लूप कहाँ से बनाई, बीच से, तो यहाँ से तो आया, यहाँ से तो एंटर हुआ, फिर यहाँ निकला, फिर एंटर हुआ, फिर निकला, फिर एंटर हुआ, फिर निकला। इस तरह से अमाउंट ऑफ करंट जो इस सोलेनॉइड के अक्रॉस जाएगा वो करंट कितना होगा, तो आई मस्ट राइट टोटल करंट passing through the एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप जो है उस एम्पेरियन लूप के अक्रॉस कितना करंट पास होगा, तो कितने टर्न्स हैं उसमें, टोटल टर्न्स हैं n × L, और हर बार n L टाइम्स क्या होगा, I करंट जाएगा निकलेगा, जाएगा निकलेगा, जाएगा निकलेगा, ये होगा। तो टोटल करंट कितना आएगा, n L × I, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड मल्टीप्लाइड बाय करंट इन ईच टर्न। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर पाथ के अंदर जो हमने कि एम्पेरियन लूप ABCD बनाई, इस एम्पेरियन लूप के अंदर करंट कितनी बार अंदर से कितनी बार निकल रहा है, भाई इधर गया अंदर, उस तरफ से होके वापस आ गया। ठीक, तो लूप के अंदर से गया और वापस बाहर आया, तो हमें अंदर वाला करंट काउंट करना है। तो अंदर की तरफ कितनी बार करंट गया, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतनी बार करंट अंदर गया होगा। ठीक, तो इसीलिए हमने टोटल करंट कितना कहा, n × L ×
I. ठीक है, ओके. नाउ वी विल अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ. नाउ by ampere circuital law, now by ampere circuital law, by ampere circuital law we can say closed integral of B dot dl is equal to mu naught into I. I क्या होता है? I जितना करंट enclosed होता है, ठीक. enclosed कितना करंट है यहाँ पर? N इंटू एल इंटू आई. तो I की जगह हम क्या लिखेंगे? N L इंटू आई. ये है टोटल करंट जो उस लूप के अंदर से पास हो रहा है, ठीक. सो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू एल इंटू आई. क्लियर? तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, चलें आगे. चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं. ठीक है, और ये क्लोज इंटीग्रल हम ले कहाँ रहे हैं? ए बी सी डी एम्पेरियन लूप पर. कहाँ ले रहे हैं? ये क्लोज इंटीग्रल किस पर हो रहा है? ए बी सी डी लूप पर. ठीक है, अब इस क्लोज इंटीग्रल को हम टुकड़ों में करके देखेंगे. ठीक है, कि ए बी पर कितना, ये लेंथ ए बी है, इस पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ कितना है और यहाँ कितना है. ठीक है, इनकी बात हम करेंगे. तो यहाँ तक तो लिख लीजिए पहले. चलें आगे. देखिए अब ये इक्वेशन नंबर 1 मैं साइड में लिख देती हूँ एक बार. क्या है इक्वेशन नंबर 1 हमारी? सो इक्वेशन नंबर 1 इज closed integral about a b c and d b dot dl is equal to mu naught n l into I. ये हो गया, ठीक. ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1. ठीक, अब हम क्या करें? इसको सॉल्व करते हैं पहले. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल अक्रॉस ए बी सी डी. ए बी सी डी जो पूरी की पूरी लूप है, इसके अक्रॉस B डॉट डी एल आपका क्या आएगा? वेक्टर प्रोडक्ट है ये. ठीक, तो ये आ जाएगा. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ B डॉट डी एल अक्रॉस ए बी, ए टू बी, प्लस B टू सी, B डॉट डी एल, प्लस C टू D, B डॉट डी एल. ठीक है, प्लस आगे वाला नीचे लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, एंड D टू A B डॉट डी एल. ऐसे लिख सकते हैं हम. भाई ये जो क्लोज लूप है इसको मैंने 4 टुकड़ों में तोड़ लिया. जो इसकी लेंथ है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए. इसमें क्यों तोड़ा? क्योंकि हर केस में डायरेक्शन अलग है. यहाँ से यहाँ तक ए बी की डायरेक्शन, लेंथ वेक्टर हमारा कैसे होगा? ऐसे. यहाँ पर लेंथ वेक्टर क्या होगा? बी टू सी. यहाँ पर लेंथ वेक्टर सी टू डी, और सी यहाँ पर लेंथ वेक्टर डी टू ए. इसलिए हमने क्या कर लिया? इन सभी लेंथ्स को हमने तोड़ तोड़ के लिख लिया. ठीक है, अब इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ये सारे वेक्टर प्रोडक्ट हैं. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लेंथ की बात करें, ए बी की बात करें, तो ए बी लेंथ में डी एल वेक्टर किधर होगा? इधर. किधर होगा डी एल वेक्टर? ए बी की डायरेक्शन में, क्योंकि करंट भी उधर ही जा रहा है. ठीक, तो डी एल वेक्टर भी उधर ही होगा. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर जो आएगी वो इस सोलेनॉइड के अलोंग आएगी. इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है. ठीक है, तो इसी तरह से आएगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. नहीं भी समझ में आ रहा है तो देखो, करंट ऐसे जा रहा है. कैसे जा रहा है? करंट ऐसे जा रहा है. ठीक है, ऐसे जा रहा है. तो अब क्या करें? हमारी फिंगर्स को कर्ल कर दें करंट की डायरेक्शन में. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन देगा? थंब. कि भाई अगर करंट सर्कुलर है तो स्ट्रेट आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. तो करंट की डायरेक्शन में अगर आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो क्या मिल रहा है? थंब की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में. इसका मतलब लेंथ यहाँ पर बी वेक्टर भी इधर ही आएगा और एल वेक्टर भी इधर ही आएगा. ठीक, यानी डायरेक्शन बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर, उनके बीच में एंगल कितना? 0. ठीक,
ठीक है बात। यहाँ पर बात करें तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर तो इधर ही आएगा, करंट यू, करंट यू, मैग्नेटिक फील्ड यू। तो यहाँ से इसको पकड़ो, पकड़ा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और लेंथ वेक्टर कहाँ होगा, इसका लेंथ वेक्टर, इस एम्पेरियन लूप का लेंथ वेक्टर तो ऐसे होगा भाई, यहाँ से यहाँ इधर dl वेक्टर, और ये हो गया आपका b वेक्टर। तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक, एंगल 90 डिग्री। इसी तरह से BC पाथ में dl वेक्टर और b वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। यहाँ पर DA पाथ में भी क्या होगा, एंगल बिटवीन DB वेक्टर एंड DL वेक्टर विल बी अगेन 90। कैसे, यहाँ पर DB इधर होगा और DL इधर होगा, तो इन दोनों के बीच में फिर एंगल कितना होगा, 90। यहाँ DB होगा और यहाँ DL होगा। इस तरह से यहाँ पर भी एंगल 90 डिग्री। ठीक, और हमें पता है कि ये क्या आ रहा है, B डॉट DL यानी B DL cos थीटा, और cos 90 क्या होता है, 0। ठीक, तो पहले तो ये मेंशन कर दें, फॉर पाथ BC एंड DA एंगल बिटवीन B vector and DL vector is equal to 90. So integration B to C B dot DL is equal to integration D to A B dot DL. This will be equal to 0. ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। क्लियर, किसी को कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये दोनों हो गए 0। इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 और ये वाला पार्ट 0। अब बच गए कौन से दो पार्ट, AB एंड CD। कौन से, AB एंड CD। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे। चलें आगे, चलिए। तो ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक, इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 और ये क्वांटिटी भी 0। तो इन दोनों को मैं हटा देती हूँ यहाँ से कि ये दोनों ही क्या हो गई, 0। ठीक, अब हमारे पास क्या रह गई, दो ही क्वांटिटी रह गई। B क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ABCD अक्रॉस ABCD ऑफ B डॉट DL विल बी इक्वल टू B डॉट DL अक्रॉस AB प्लस B डॉट DL अक्रॉस CD। ये रह गया। ठीक, ये यहाँ तक लिख लिया, तो इसके आगे और मेंशन कर लें क्या, कि जो CD पाथ है, फॉर CD पाथ कहाँ है, सोलिनॉइड के बाहर है। कहाँ है, सोलिनॉइड के बाहर। और फॉर अ लॉन्ग सोलिनॉइड मीन्स जिसकी रेडियस उसकी लेंथ के कंपेयर्ड बहुत स्मॉल हो, फॉर दैट टाइप ऑफ सोलिनॉइड वी कैन से फॉर लॉन्ग सोलिनॉइड। जहाँ पर लॉन्ग सोलिनॉइड का वर्ड आ जाए तो समझ जाना रेडियस जो है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर्ड टू इट्स लेंथ। सो फॉर अ लॉन्ग सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड outside the solenoid is practically 0। यानी प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो वैल्यू लमसम लगभग 0 आती है। सोलिनॉइड इज प्रैक्टिकली 0। ठीक है, ये प्रैक्टिकली 0 होगा तो ये क्वांटिटी भी क्या हो गई, इसका मतलब इंटीग्रेशन अबाउट C to D B डॉट DL दिस विल ऑल्सो भी इक्वल टू, हम मानकर चलेंगे 0। क्यों 0 मानकर चलेंगे, कि मैग्नेटिक फील्ड ही क्या होगा वहाँ पर 0, क्योंकि वो सोलिनॉइड के बाहर है। और प्रैक्टिकली सोलिनॉइड के बाहर हम क्या मानकर चलते हैं कि लॉन्ग सोलिनॉइड है, तो उसके लिए सोलिनॉइड के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मानकर चलेंगे हम, 0। ठीक है, ठीक, चलें आगे। हो गया यहाँ तक। चलिए लिख दें आगे। अब ये 0 तो अब ये क्वांटिटी भी
ख़त्म हो गई। ठीक, तो इसको मैं फिर इरेज कर रही हूँ यहाँ से और इसको मैं लिखती हूँ यहाँ पर। ये भी हो गया आपका 0, तो ये पूरी क्वांटिटी 0। इसका मतलब क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी बी डॉट डी एल ऑफ दिस क्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू बी डॉट डी एल अक्रॉस ए बी। ठीक है, अब बी डॉट डी एल अक्रॉस ए बी क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ए टू बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू ए टू बी डी एल कॉस थीटा। यहाँ पर इस पॉइंट पर ए बी लेंथ में डी बी वेक्टर भी ऐसे ही और लेंथ वेक्टर भी ऐसे ही, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, थीटा इज 0। यहाँ आप मेंशन कर देंगे साइड में, इसके पास में मेंशन कर देंगे, बिकॉज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डी एल वेक्टर इज इक्वल टू 0। डी एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 0। तो अब ये एंगल 0 हो गया, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू बी डॉट डी एल और इसका इंटीग्रेशन ए टू बी। ठीक, अब b तो क्या होगा, कांस्टेंट मिलेगा आपको यहाँ पर, b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो अब आप क्या कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें फॉर l। क्या कर दें, इंटीग्रेशन करेंगे फॉर l। तो b को तो हम क्या कर दें, b को तो कांस्टेंट मानकर बाहर निकाल दें कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट रहेगा, ये सोचकर हम उसको बाहर निकाल देंगे और इंटीग्रेशन कर दीजिए a टू b ऑफ dl। जो छोटे छोटे dl आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे, उनकी कंप्लीट लेंथ, उनका इंटीग्रेशन किसके बराबर हो सकता है, जो ये टोटल लेंथ है उसके बराबर। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन a टू b dl किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल L के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल L के इक्वल, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a b c d, एक मिनट, ये यहाँ तक लिख लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलें आगे, तो देखिए ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए अक्रॉस ए बी सी डी ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास इक्वल आ गया बी वेक्टर, तो कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन करेंगे ए टू बी डी एल का, तो ये किसके इक्वल आएगा, इनटू एल। यहाँ साइड में आप मेंशन कर देंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ डी एल विल बी इक्वल टू एल, लेंथ के बराबर ही आएगा। ठीक, और ये लेंथ के बराबर आया, तो अब यहाँ से इसको ये वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 1 में, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डॉट डी एल की जगह क्या आ जाएगा, बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू एल इंटू आई। अब यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड B एट एनी पॉइंट P इन द इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, यानी कि म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय करंट I। ठीक है, इसके इक्वल होगा। अब कई केसेस में क्या करता है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं देता है। ठीक है, उसकी जगह क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे देता है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल N दे रहा है। ठीक, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड अगर आपको दे रहा है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, if this is equal to L, then small n can be written as total number of turns divided by total length। ठीक, तो इस small n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, total number of turns divided by complete length। तो B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट
कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, जहाँ पर कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, पूरे के पूरे टर्न्स कितने हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये ध्यान रखना है, नहीं तो गलती करोगे। ठीक है, आप सीधे सीधे n की जगह नंबर ऑफ टर्न्स है करके रख दोगे और फिर ये वैल्यूज आपकी रॉन्ग आएगी। ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट्स? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसकी बात है ये। ठीक, एनी डाउट? कर लीजिए इसको। अब अगर इसके एंड पॉइंट पर निकालना है, ठीक है, फटाफट बता देती हूँ, 5 ही मिनट बचे हैं। तो एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, देखो, मैग्नेटिक फील्ड B एट एनी एंड पॉइंट ऑफ सोलिनॉइड वो हो जाएगा हाफ ऑफ म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये लिख लेना, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट एनी वन एंड ऑफ सोलिनॉइड। ठीक, सोलिनॉइड के किसी एक एंड पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जितना उसके इनसाइड में होता है उसके सेंटर पर या उसके एंड पर उसका हाफ मिलेगा आपको। क्लियर? एनी डाउट स्टूडेंट्स? ठीक है, so with this today's class